हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। आज हम यहाँ हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो हमारे आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। ये हमने अपनी हिस्ट्री की सीरीज़ चलाई थी, उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वह व्यक्ति है जिनका नाम देवानाम पीरदर्शी भी था। तो देवानाम पीरदर्शी किसका था? मौर्य सम्राट अशोक का। ये चंद्रगुप्त का पोता था। चंद्रगुप्त का बेटा था बिंदुसार। बिंदुसार का बेटा था अशोक। और अशोक का एक महत्वपूर्ण युद्ध है कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी युद्ध के बाद मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। और यह इसके बारे में डिटेल में है। ये मौर्य सम्राट अशोक को देवा नाम पीरदर्शी भी कहा जाता है। वह बौद्ध धर्म के सबसे प्रतापी राजा थे। उनका शासनकाल 273 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक था। तो 273 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक था। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला है राजा कनिष्क के शासन काल के दौरान दरबारी चिकित्सक का नाम बताइए। तो उस टाइम पे जो दरबारी चिकित्सक था उसका नाम क्या था? चरक। चरक कुषाण राजा कनिष्क के दरबारी चिकित्सक थे। वे आयुर्वेद के प्रख्यात विद्वान तथा कनिष्क के राज्यवैद्य थे। तो चरक कृत चरक संहिता औषधि शास्त्र के ऊपर प्राचीनतम रचना है। उल्लेखनीय है कि कनिष्क की राजसभा में नागार्जुन, पार्श्व, वसुमित्र, मात्रचेट, संगरक्ष आदि विद्वान निवास करते थे। तो ये वहाँ निवास करते थे। अगला है हमारा, नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। तो चंद्रगुप्त मौर्य। नगर पालिका प्रशासन ये सब किसने करा? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो मौर्य काल में नगर पालिका प्रशासन की विस्तृत प्रणाली की स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। इन्होंने ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। इनके गुरु का नाम क्या था? चाणक्य। उन्होंने नंद वंश को ख़त्म किया था, समाप्त किया था इन्होंने। और नगर शासन के लिए एक सभा होती थी जिसका प्रमुख नागरक अथवा पार मुख्य होता था। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र में नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। तो मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिगा। उसमें उसने मौर्य साम्राज्य का उल्लेख किया है। ये देख सकते हैं। प्रथम समिति में क्या था? औद्योगिक कलाओं तथा कारीगरों का निरीक्षण करती थी। द्वितीय समिति विदेशी यात्रियों का भोजन, निवास, चिकित्सा का प्रबंधन करती थी। और इम्पोर्टेंट पढ़ सकते हैं हम, छठी वाला इम्पोर्टेंट है, कर समिति थी जिसका काम क्रय विक्रय का था, वस्तुओं का कर वसूलना था। अगला है, कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगति आयोजित की गई थी। तो वो थी चौथी। पहली जो थी वो थी चंद्रगुप्त मौर्य के दौरान। तो हमारा 48वां क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगति आयोजित की गई थी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी सही, चौथी, फोर्थ वाली। तो कनिष्क के शासनकाल के दौरान कश्मीर के कुंडलवन नामक स्थान पर बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगति का आयोजन किया गया था। कहाँ पर किया गया था? कश्मीर के कुंडलवन पे। और इसकी अध्यक्षता प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र ने की थी तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बनाए गए थे। वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। इस संगति में बौद्ध त्रिपिटकों के प्रामाणिक पाठ तैयार हुए तथा विभाषा शास्त्र आदि बौद्ध ग्रंथों का संकलन किया गया था। जो बौद्ध के त्रिपिटक थे उनको प्रामाणिक पाठ तैयार हुए थे। उनके जो 3 प्रकार के सूत, विनय और अभिधम, 3 प्रकार के पिटक होते हैं बौद्ध धर्म के ग्रंथ। जिस प्रकार हमारे ग्रंथ होते हैं उसी प्रकार उनके ही होते हैं। और
इस आयोजन में लगभग 500 विद्वान भिक्षुओं ने भाग लिया था। उल्लेखनीय है कि कनिष्क के समय में ही बौद्ध धर्म स्पष्टतः दो संप्रदायों हीनयान और महायान में विभक्त हो गया था। तो कनिष्क बहुत इंपॉर्टेंट है इसके। अगला है मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? तो वो थे मेगस्थनीज। मेगस्थनीज ने ही कौन सी पुस्तक लिखी है? इंडिका। तो इसका था मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक मेगस्थनीज थे। इस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के समय के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। तो जो इंडिका है उसमें किसके बारे में बताया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया गया है। और विदेशी यात्री था, विदेशी यात्रियों के बारे में। और विदेशी यात्री और कौन है? मेगस्थनीज किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के 304 से 299 ईस्वी पूर्व। और इसकी रचना क्या है? इंडिका। फिर है फाहियान। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आया था फाहियान। और हेंसाक कम आया था? 629 645 हर्षवर्धन। ये तीन इंपॉर्टेंट विदेशी यात्री हैं। फो क्यू की है फाहियान की, और सी यू की ये हेंसांग की है। अगला है चरक संहिता संबंधित है। ये किससे संबंधित है? चिकित्सा से। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। चरक एक प्रसिद्ध आयुर्वेद के विज्ञान थे जो कनिष्क कुषाण वंश के राज दरबार में रहते थे। ठीक हो गया। और इनकी प्रसिद्ध रचना चरक संहिता है। इसमें रोगनाशक व रोग निरोधक औषधियों का उल्लेख है। यह संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तो जो चरक संहिता है वो चिकित्सा के बारे में है। इसे ऐसे याद करते हैं, चौ से चरक, चौ से चिकित्सा। अगला है हमारा मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी? तो वो क्या थी? कृषि पर, कृषि अर्थव्यवस्था पर निर्भर थी मौर्य अर्थव्यवस्था। इसके बारे में पढ़ सकते हैं। इस काल में न केवल कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई बल्कि उद्योग, पशुपालन और व्यवसाय, खनिज उत्खनन व व्यापार में भी अति प्रगति हुई थी। आर्थिक अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था। धीरे धीरे व्यापार का महत्व बढ़ने लगा। अर्थव्यवस्था में नई भूमि पर कृषि को प्रोत्साहन देने की बात की गई थी। फिर अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? वो है 13वां, जो क्या कहते हैं अशोक, ये है 273 से 232 ईस्वी पूर्व के प्रधान शिलालेखों में जो 13वां शिलालेख है वो सबसे बड़ा है। और इसमें ही शासन के 8 वर्ष के कलिंग युद्ध का वर्णन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख या शिलालेख में मिलता है? तो वह है 13वें, अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया है। मोस्ट। अगला है अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी? तो वो थी तोसाली। जब अशोक ने वहाँ आक्रमण किया तो उस दौरान कलिंग की कौन सी राजधानी थी? तोसाली राजधानी थी। अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के 8 वर्ष बाद 90 वर्ष 261 में कलिंग की विजय प्राप्त की थी। और इसका उल्लेख कौन से उसके 13वें शिलालेख में मिलता है? 13वें शिलालेख में मिलता है। और इसका ये 13वें शिलालेख में इसी युद्ध के बाद अशोक ने धम्म विजय की नीति अपनाई और क्या कहते हैं बौद्ध धर्म अपनाया था। बौद्ध धर्म। फिर हमारा देव नाम प्रिय नाम किसे दिए गए हैं? हमने पहले ही देख लिया था। अशोक महान सम्राट अशोक। फिर ये देख पढ़ सकते हैं इसके बारे में। अशोक को उसके अभिलेखों में सामान्यतः देव नाम प्रिय संबोधित किया गया है। भारभू अभिलेख में अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है, जबकि मास्की में बुद्ध शाक्य। और इसके नाम अभिलेखों में अलग अलग हैं। और रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में भी अशोक का उल्लेख मिलता है। और अशोक का उल्लेख इनमें मिलता है। और अगला है हमारा निम्नलिखित किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित है? तो वह है सिंधु और झेलम। सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित है तक्षशिला। और तक्षशिला पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है।
और तक्षशिला प्राचीन काल में गांधार राज्य की राजधानी थी। रामायण के अनुसार भरत ने अपने पुत्र तक्ष के नाम पर इसका नाम तक्षशिला रखा था। तो ये इसकी हिस्ट्री है। और तक्षशिला प्राचीन काल से शिक्षा के लिए विश्वविख्यात रखा है। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है, तो शिक्षा के लिए बहुत क्या कहते हैं विख्यात रहा है। अगला है, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख करता है। अब ये हमने देखा था 13वां अभिलेख, 13वां शिलालेख। सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए कुल 14 शिलालेख प्राप्त हुए हैं, 14 शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 13वां शिलालेख सबसे बड़ा माना जाता है और इसी में कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख है। नंद वंश के पतन के बाद कलिंग स्वतंत्र हो गया था। अगला है, सुरक्षा की दृष्टि से कलिंग को जीतना आवश्यक था। इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग विस्थापित हुए, जिसका अशोक पर गहरा प्रभाव पड़ा और उसने युद्ध की नीति त्याग कर धम्म नीति लागू की और बौद्ध धर्म को अपना लिया। फिर है, अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष सारनाथ में एक स्तंभ पर था। अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ जो है शीर्ष सारनाथ से लिया गया है और इस स्तंभ के 4 सिंह पीठ सटाए हुए हैं। इसे ही भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में भी स्वीकार किया है। से एक स्तंभ पर है, तो यहाँ कहाँ से मिला है, ये सारनाथ से, जो हमारा भारत सरकार ने भी राज्य चिन्ह को लिया है, अशोक का स्तंभ। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता है इसके अलावा। समुद्रगुप्त। कौटिल्य को भारतीय राजनीति विचारों का जनक माना जाता है। इनके अन्य नाम विष्णुगुप्त और चाणक्य है, ये पढ़ सकते हैं, विष्णुगुप्त और चाणक्य हैं। इसने विश्व प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र लिखी है और अर्थशास्त्र में मेनली क्या है, राजनीति के बारे में बताया गया है और इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है समुद्रगुप्त को। जो समुद्रगुप्त था वो भारत का गुप्त साम्राज्य का महान सम्राट था, इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। फिर अगला है हमारा क्वेश्चन, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था। तो वह है ये शहबाजगढ़ी। शहबाजगढ़ी एक गांव व ऐतिहासिक स्थल है जो पाकिस्तान के मर्दान ज़िले में स्थित है और यह स्थल सम्राट अशोक द्वारा स्थापित शिलालेखों के लिए प्रसिद्ध है। इस शिलालेख में खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। तो जो शहबाजगढ़ी का शिलालेख है इसमें खरोष्टी लिपि के बारे में बताया गया है। और फिर इस शिलालेख में खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। 30 जनवरी 2004 में यूनेस्को द्वारा इसे ऐतिहासिक स्थल को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। अशोक के सभी अभिलेखों की भाषा प्राकृत है। लघु शिलालेख, स्तंभ लेख एवं गुहालेख की लिपि ब्राह्मी है, जबकि वर्तमान भारत में बाहर पाए गए कुछ शिलालेखों की लिपि भिन्न है। सबकी अलग अलग लिपि है। ये देख सकते हैं खरोष्टी लिपि कहाँ का है, ये शहबाजगढ़ी बोर्ड है। निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है। स्तंभ। अगला है, मौर्य काल का सर्वोत्तम जो प्रतिमान स्तंभ है। मौर्य कला का विकास भारत में मौर्य साम्राज्य के युगों में 4वीं से 2वीं सदी से हुआ है। सारनाथ और कुशीनगर जैसे धार्मिक स्थानों के रूप में स्वयं सम्राट अशोक ने इनकी संरचना की है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था। वह है कामरूप। कर्नाटक के मास्की अभिलेख तथा दतिया जिला के गुर्जरा अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक का साम्राज्य कर्नाटक तथा गुर्जरा तक विस्तृत था। अशोक का कश्मीर पर भी अधिकार था। कल्हड़ के राजा तरंगणी के अनुसार उसने यहाँ पर श्रीनगर को बसाया और गुर्जर शासन का उज्जैन क्षेत्र भी अशोक के अधीन ही रहा था। अगला है हमारा, वृहत सांची स्तूप किस कला से संबंधित है। मौर्य काल से संबंधित। वृहत सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया।
इसका निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ और सांची मध्य प्रदेश में है कि राजधानी भोपाल के निकट रायसेन जिले में स्थित है। सांची स्तूप जो है वो कहाँ से मिला गया है? मौर्य काल से गया है। तो योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो योग दर्शन के प्रवर्तक थे हमारे ऑप्शन सी, योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि थे। इनका जन्म गोनारद्य गोनिया में हुआ था। माना जाता है कि वे व्याकरणाचार्य और पढ़िनी के शिष्य थे। तो जो पढ़िनी थे उनके, जिन्होंने अष्टाध्यायी के लेखा, उनके शिष्य थे पतंजलि। और भारतीय दर्शन साहित्य में महर्षि पतंजलि के लिखे हुए 3 ग्रंथ मिलते हैं, योग सूत्र, महाभाष्य और आयुर्वेद। अगला है हमारा, यह है दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करें। अब वो क्या है? पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की और उनके पर्वत दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले हुए हैं और पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर शामिल हैं। उन्होंने 2 अश्वमेध बलिदान दिए और उन्होंने ब्रैक्टियन राजा और डेमेट्रियस को भी हराया। तो ये कौन थे? शुंग वंश। शुंग वंश के बारे में बता रहे हैं। तो मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहदत्त, ये इम्पोर्टेंट है, को उसके सेनापति पुष्यमित्र, उसी के सेनापति ने मार दिया था। मारकर शुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र ने। और ये है विकाग्निमित्र तथा दिव्यावदान के अनुसार पुष्यमित्र का साम्राज्य उत्तर से हिमालय से लेकर बरार सुख तक पश्चिम के पंजाब से लेकर पूर्व में मगध तक विस्तृत था। और शुंग राजवंश के शासनकाल में ही पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की थी। तो शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र ने। किसे? बृहदत्त को मारकर। और जो पतंजलि ने है महाभाष्य, शुंग वंश में की थी पतंजलि ने महाभाष्य की रचना। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? अभी हमने देखा था पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के राजपुरोहित थे। उन्होंने पढ़िनी अष्टाध्यायी नामक पुरातन व्याकरण ग्रंथ पर महाभाष्य नामक टीका लिखी। अयोध्या अभिलेख में पुष्यमित्र शुंग के 2 बार अश्वमेध यज्ञ करने की जानकारी प्राप्त होती है, जिन्हें संपन्न कराने का श्रेय महर्षि पतंजलि को जाता है। अगला, कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? तो वह था चरक। कनिष्क के स्थान जो चरक संहिता लिखी थी, जो कहते हैं चरक संहिता, जो चिकित्सा से संबंधित थी। ये आयुर्वेद विज्ञान के प्रमुख थे। वे कुषाण राज्य के राज्यवैद्य थे। उन्होंने आयुर्वेद के पितामह के रूप से जाना जाता है चरक को। और इनके द्वारा रचित चरक संहिता एक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ है। और ये कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कनिष्क प्रथम 78 ईस्वी से 105 ईस्वी के दरबार में रहते थे। चरक कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? ये चीनी थे, तुर्किस्तान। ये पढ़ सकते हैं। और फिर इससे हमारा गुप्तेतर इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओके।